हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रियंका गुप्ता। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंफॉर्मेशन मॉडलिंग एंड डेटा फ्लो डायग्राम। तो ये आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूनिट नंबर 2 का एक टॉपिक है। तो आइए डिस्कस करते हैं क्या होता है इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। सो एन इंफॉर्मेशन मॉडल इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट and their relationships, constraints, rules, and operations to specify data semantics for the chosen domain of discourse. तो सबसे पहले मैं आपको एक जनरल मेथड वे में अगर मैं आपको समझाऊं कि इंफॉर्मेशन मॉडलिंग क्या है, जैसे कि इसका नाम है उसी से हम समझेंगे। इंफॉर्मेशन को क्या कर देना, मॉडल कर देना। मतलब जितना भी अगर हम किसी प्रोडक्ट को बनाने जा रहे हैं, किसी सॉफ्टवेयर को बनाने जा रहे हैं, उस पर काम करने जा रहे हैं, तो उसमें जितनी भी तरीके की इंफॉर्मेशन की हमें रिक्वायरमेंट है, या फिर हम ये समझें कि उस प्रोडक्ट में इंफॉर्मेशन का फ्लो किस तरीके से रहेगा, किस तरह एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में इंफॉर्मेशन फ्लो होगी, या फिर जितने भी एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स, या फिर हम बात करें जितने भी थिंग्स हम उसमें यूज कर रहे हैं, हर चीज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हम वहां पर यूज करने वाले हैं, क्या क्या पैरामीटर्स का हम यूज करने वाले हैं, एक चीज दूसरी चीज के साथ किस तरीके से रिलेट करती है, ये सारी चीजें। और अगर उस प्रोडक्ट को डेवलप करते टाइम कोई कंस्ट्रेंट्स, कोई टर्म्स हमें ध्यान में रखनी है, तो वो सारी चीजों को जब हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन मॉडलिंग बोलते हैं। लाइक उन डायग्राम्स को देख के हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है पूरे प्रोसेस में, पूरे प्रोडक्ट में, या फिर किस तरीके से जो डेटा है, जिस डेटा की नीड है उस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सा डेटा किस तरीके से कहाँ पर यूज हो रहा है, या फिर एक चीज दूसरी चीज के साथ, एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के साथ किस तरीके से रिलेट करता है, आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो ये सारी चीजें हम उनको देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उन डायग्राम्स को देख के, उन रिप्रेजेंटेशंस को देख के। इसी तरीके से हम उन डायग्राम्स को देख के ये भी समझ सकते हैं इजीली कि किस तरीके से आपका पूरा का पूरा जो सॉफ्टवेयर है वो किस तरीके से बनने वाला है, डेवलप होने वाला है, किस प्रोसेस के लिए क्या इनपुट्स होंगे, क्या आउटपुट्स होंगे। तो ये सारी चीजें जब हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन मॉडलिंग बोलते हैं। तो सबसे पहले आज मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन मॉडलिंग में पढ़ाने वाली हूँ डीएफडी, दैट इज डेटा फ्लो डायग्राम। डेटा फ्लो डायग्राम जो है वो डीएफडी का फुल फॉर्म है। इसका जैसे कि नाम है डेटा फ्लो, तो इस डायग्राम के थ्रू आप पूरे प्रोडक्ट में किस तरीके से डेटा फ्लो होगा वो आप इस डायग्राम को देख के समझ सकते हैं। डेटा को ध्यान में रखकर ही ये पूरा का पूरा डायग्राम जो है वो बनाया जाता है। सो इट इज अ ट्रेडिशनल विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ओके, सो इट इज अ ट्रेडिशनल विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्लोज विद इन अ सिस्टम। तो ये सबसे पहले एक पहला एक ट्रेडिशनल तरीका है जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि किसी भी सिस्टम में डेटा कैसे फ्लो हो रहा है, मतलब इंफॉर्मेशन जो है वो कैसे फ्लो हो रही है, किस तरीके से डेटा जो है वो सिस्टम में एंटर होगा और क्या आउटपुट होगा। इट मींस हम इसके थ्रू इनपुट्स और आउटपुट्स को भी जान पाते हैं कि क्या इनपुट होंगे सिस्टम में, क्या प्रोसेस में, और क्या आउटपुट होंगे। और अगर हम इंफॉर्मेशन एक प्रोसेस से एक आउटपुट हमको मिल रहा है, तो क्या वो दूसरे प्रोसेस के लिए इनपुट का काम कर रहा है, ऐसी कौन सी डेटा है, ऐसी कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको हम स्टोर कर रहे हैं, है ना, और किस तरीके की इंफॉर्मेशन को हम कहाँ पर स्टोर कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हमको कहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं, डेटा फ्लो डायग्राम में देखने के लिए मिलती हैं। डेटा फ्लो डायग्राम के थ्रू हम पूरे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन वहां से गैदर कर सकते हैं, डेटा कैसे फ्लो हो रहा है, कहाँ से इनपुट जा रहा है, कहाँ से आउटपुट आ रहा है, किस प्रोसेस में हम क्या इनपुट दे रहे हैं, क्या आउटपुट ले रहे हैं, किस तरीके के पैरामीटर्स को हम वहां पर यूज कर रहे हैं। अगर मैं होल सोल आपको समझाऊं तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, डीएफडी इज टू शो द स्कोप एंड बाउंड्रीज ऑफ अ सिस्टम एज अ होल। डीएफडी क्या करता है, पूरे के पूरे सिस्टम, पूरे के पूरे प्रोडक्ट की, पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर की एक तरीके से आपको एक समराइज्ड मैनर में बाउंड्रीज आपको पूरे सिस्टम की दिखा देता है कि इस तरीके से भाई ये काम होगा, ये लॉगिन होगा, ये एडमिन होगा, ये रिजल्ट होगा, जो भी कुछ है, जिस भी प्रोडक्ट पे आप काम कर रहे हैं उसका एक समराइज्ड मैनर आपको ग्राफिकली वो दिखा देता है। तो वो क्या किस में होता है, डेटा फ्लो डायग्राम में होता है। नेक्स्ट इज
इट मे बी यूज्ड एज अ कम्युनिकेशन टूल। इसको कम्युनिकेशन टूल की तरह भी यूज किया जाता है। कम्युनिकेशन टूल क्यों बोल रहे हैं कि लाइक ये जो है दो टीम्स के लिए बहुत अच्छा काम करता है। जैसे एक कोई सिस्टम एनालिस्ट हो और कोई भी एक ऐसा पर्सन जो कि डिजाइनिंग पे काम करेगा उस सिस्टम की। तो एनालिस्ट क्या कर रहा है, जो भी कस्टमर ने रिक्वायरमेंट्स दिए हैं, है ना, उसको उसको टेक्निकल वे में वो रिप्रेजेंट करता है कि ये कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद में डिजाइनिंग टीम क्या करती है, उस जो भी एनालिस्ट उनको बता रहा है उस बेसिस पे वो डिजाइन करना शुरू करते हैं। तो डेटा फ्लो डायग्राम्स के थ्रू ये चीज बहुत अच्छे से समझी जा सकती है कि पूरा का पूरा प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके से काम करेगा। एक्चुअली में जो यूजर के रिक्वायरमेंट्स हैं, यूजर ने स्पेसिफाई करी है अपनी रिक्वायरमेंट्स, उसके अकॉर्डिंग ही हम डेटा में इनपुट्स दें और उसके अकॉर्डिंग ही हमको आउटपुट मिले। इसके साथ साथ हम इसको डेटा फ्लो ग्राफ भी बोलते हैं या फिर बबल चार्ट भी बोलते हैं। इसमें कुछ सिंबल्स होते हैं जब हम डेटा फ्लो डायग्राम बनाते हैं, तो ये सिंबल्स हैं, तो इनको हम जान लेते हैं किस किस तरीके से काम करते हैं। तो अगर इस तरीके से आपको एरो लगा हुआ मिलता है तो इट मींस ये किसको शो कर रहा है, डेटा फ्लो को शो कर रहा है। सो यूज टू कॉन्टेक्ट, तो फर्स्ट वाले सिंबल के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, डेटा फ्लो बोलते हैं। तो यूज टू कनेक्ट प्रोसेस टू ईच अदर टू सोर्सेज और सिंक्स, द एरो हेड इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ द डेटा फ्लो। लाइक अगर एरो जो है आपका इस डायरेक्शन में है तो इट मींस आपका जो प्रोसेस जो आपका डेटा है वो राइट डायरेक्शन में मूव हो रहा है। और अगर आपका इस तरीके से एरो है इट मींस आपका जो डेटा है प्रोसेस में वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव हो रहा है। तो डायरेक्शन के थ्रू हम डेटा फ्लो को जान लेते हैं कि डेटा कहाँ से किस डायरेक्शन में किस प्रोसेस की तरफ फ्लो कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोसेस। तो जब हम पूरे के पूरे किसी सिस्टम को दिखाते हैं तो हम उसे प्रोसेस के थ्रू दिखाते हैं और उसके लिए हम इस तरीके के सर्कल को, राउंड शेप को यूज करते हैं। परफॉर्म सम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट डेटा टू यील्ड आउटपुट डेटा। तो जब भी हम किसी प्रोसेस में कोई भी इनपुट देते हैं उसके बदले हमको वहां से क्या मिल जाता है, आउटपुट मिल जाता है। तो इनपुट को आउटपुट में चेंज करने का काम कौन करता है, प्रोसेस करता है। उसके बाद में हम बात करते हैं सोर्स ऑफ सिंक। तो आज सोर्स ऑफ सिस्टम इनपुट्स और सिंक ऑफ सिस्टम आउटपुट्स। तो जब मैं सोर्स और सिंक की बात करती हूँ तो ये तो क्या हो गया, प्रोसेस हो गया, ये प्रोसेस हो गया। अब इधर कोई सोर्स होगा और इधर कोई सिंक होगा। लाइक कहीं से तो इनपुट आ रहा है और कहीं तो आउटपुट जा रहा है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, सोर्स और सिंक बोलते हैं। तो उसको हम इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से, देखिए डबल लाइन। तो दिस इज डेटा स्टोर। तो a repository of data that arrows head indicate net inputs and net outputs to the store। अब यहाँ पे जो आपको ये एरो दिख रहे हैं इस तरीके से, ये एक एरो आ रहा है, दूसरा एरो एक इनकमिंग है एक आउटगोइंग है। तो ये जो डबल लाइन है ये शो कर रही है डेटा स्टोर, मतलब यहाँ पे क्या है, डेटा को स्टोर किया जा रहा है, डेटा रिपोजिटरी है यहाँ पे। और ये जो एरोज हैं ये बता रहे हैं कि ये चीज जो है इनपुट हो रही है, ये चीजें स्टोर की जा रही है डेटाबेस में और ये चीजें यहाँ से आउटपुट में हमको मिल रही हैं। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जिनको हम डीएफडी में जब हम डेटा फ्लो डायग्राम्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो बनाते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे लेवल्स की डीएफडी में। तो डेटा फ्लो डायग्राम जो होता है, सिर्फ हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि अगर हमने एक प्रोडक्ट के लिए एक डायग्राम बना दिया दैट्स इट, ये डेटा फ्लो डायग्राम है। वो डेटा फ्लो डायग्राम जो होते हैं उनको अलग अलग तरीके से लेवल्स में डिवाइड किया गया है। लाइक 0, लेवल 1, लेवल 2 और भी हो सकते हैं। हम जितनी डिटेल में जाते चले जाएंगे, जितनी डिटेल्ड में हम ग्राफिकली प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते चले जाएंगे, उतना ही लेवल जो है हमारा वो बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, जैसे जैसे जितना डिटेल्ड में हम शो करेंगे अपने पूरे प्रोडक्ट को उस हिसाब से लेवल बोलते हैं। तो सबसे पहले आता है लेवल 0, फिर 1, फिर 2 और इस तरीके से इंक्रीज होता चला जाता है लेवल। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी यहाँ पे लेवल 0 का डीएफडी। इसको हम फंडामेंटल सिस्टम भी बोलते हैं या फिर हम इसको कॉन्टेक्स्ट डायग्राम भी बोलते हैं। बहुत जगह पे स्टूडेंट्स आपको ये लेवल 0 नाम मिलके कॉन्टेक्स्ट डायग्राम नाम मिल सकता है। तो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम का मतलब होता है कि जब हम लेवल 0 के डीएफडी के बारे में बात करते हैं, इसमें क्या करते हैं, हम पूरे डीएफडी को एक सिंगल बबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे के पूरे सिस्टम को। लाइक अगर मैं स्कूल मैनेजमेंट के ऊपर प्रोजेक्ट बना रही हूँ, मेरा जो सॉफ्टवेयर वो स्कूल मैनेजमेंट के लिए है, तो मैं पूरे प्रोसेस को एक एक बबल के थ्रू ही यहाँ पर दिखाऊंगी। इसमें इनपुट जाएंगे और इसमें ही आउटपुट्स जाएंगे। यहाँ पे मैं इसको
ब्रेक नहीं कर सकती हूँ, एक सिंगल बबल ही हमें रखना है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, लेवल 0 यहाँ पर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर एज एन एग्जाम्पल मैंने एक शो किया है डायग्राम आपको, तो अगर मैं रेलवे रिजर्वेशन का यहाँ पे बच्चों आपको दिखा रही हूँ, तो जब मैं रेलवे रिजर्वेशन का यहाँ पे आपको ये बना के दिखाती हूँ, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्योंकि रेलवे रिजर्वेशन के लिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, ये हो गया सोर्स सिंक, तो ये हो गया पैसेंजर और ये हो गया आपका एडमिन। ठीक है, और ये जो एरोज हैं ये क्या किसको शो कर रहे हैं, डेटा फ्लो को शो कर रहे हैं। लाइक पैसेंजर जो है वो सीट को या तो कैंसिल कराना चाहेगा या फिर वो रिजर्व कराना चाहेगा। तो जब वो कैंसिल कराना चाह रहा है या रिजर्व कराना चाह रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन किसके पास जा रही है, एडमिन के पास जा रही है। ठीक है, कि ये वाले पैसेंजर ने सीट को रिजर्व किया है या फिर ये वाले पैसेंजर ने सीट को रिजर्व किया है। ठीक, और जब पैसेंजर जो है वो सीट को रिजर्व कर देता है, ठीक है, सीट को रिजर्व कर देता है, तो उसको उसके बदले में क्या मिल जाती है, टिकट की इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि आपका इस डेट का, इस ट्रेन का, इस टाइम का सीट जो है वो बुक हो चुका है। उसके साथ साथ आपको जो है जब आपका टिकट बुक हो जाएगा, तो उसके साथ साथ एडमिन जो है अगर आपकी जो अप एंड डाउन की जो ट्रेन की इंफॉर्मेशन है वो भी आपको वो सेंड कर देगा। और उसके साथ साथ पैसेंजर को क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, अगर वो रिजर्वेशन करा रहा है या फिर कैंसिलेशन करा रहा है, तो उसके साथ उसे अपनी क्या देनी पड़ेगी, इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अपनी डिटेल्स आप दोगे तभी तो आपकी सीट जो है वो बुक हो पाएगी, रिजर्व हो पाएगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये लेवल 0 का जो डीएफडी है वो यहाँ पर हमने शो किया है, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक सिंगल बबल यूज किया है, एक सिंगल प्रोसेस यूज किया है पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर को यहाँ पर दिखाने के लिए। नेक्स्ट वी हैव लेवल 1 डीएफडी। तो लेवल 1 डीएफडी जब हम बात करते हैं, तो 0 लेवल डीएफडी को हम मल्टीपल बबल्स में क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, जो 0 लेवल पे हमने डीएफडी बनाया, ये जो मैंने बनाया यहाँ पे रेलवे रिजर्वेशन का, इसको हम मल्टीपल बबल्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और हर जो भी हम डिवीजन कर रहे हैं, हर डिवीजन को हम एक बबल के थ्रू ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, हर डिवीजन को एक बबल के थ्रू ही हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब जो यहाँ पे मैंने डेटा फ्लो डायग्राम दिखाया है, इसको हम और भी ज्यादा डीपली देखेंगे। अब इसको हम और भी ज्यादा जो है थॉरोली समझेंगे चीज को। तो यहाँ पे डिटेल्ड वर्जन है ये इसका, तो दिस इज लेवल 1 डीएफडी। लेवल 1 डीएफडी में यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने यहाँ पे रिजर्वेशन प्रोसेस है। अब पैसेंजर क्या कर रहा है, या तो वो रिजर्वेशन करा रहा है ना, रिजर्वेशन के लिए इंक्वायरी आ रही है, या फिर वो रिजर्वेशन प्रोसेस में जा रहा है, या तो वो इंक्वायरी कर रहा है कुछ, लाइक उसने पहले से बुक करा रखा है तो वो ट्रेन के लिए इंक्वायरी कर रहा है, या उसे बुक कराना है तो उसके लिए वो कुछ इंक्वायरी कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, एक चीज और है स्टूडेंट्स, आपका जरूरी नहीं है कि आपने अगर रेलवे रिजर्वेशन के लिए आप डीएफडी बनाएंगे तो आपका एग्जैक्टली इसी तरीके का जो है डीएफडी बनेगा। आपका अपना प्रोजेक्ट है, आपने क्या सोचा है, किस तरीके से आप इनपुट्स ले रहे हैं, आपका प्रोडक्ट किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है, वो सबका अपना अपना जैसा भी आप काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट पे, वो सबका अपना अपना होगा। तो जरूरी नहीं है कि सारे अगर रेलवे रिजर्वेशन के डीएफडी सभी के सेम बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सबका अपना अपना बनाने का तरीका है, अपना अपना आप जो काम कर रहे हैं उसी बेसिस पे आप अपना डीएफडी वहां पर कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रिजर्वेशन प्रोसेस मैंने लिया है यहाँ पे, और एक इंक्वायरी ली है, दो बबल्स मैंने यहाँ पर लिए हैं। ये जो प्रीवियस वाला था रेलवे रिजर्वेशन एक सिंपल था, इसमें हम क्या कर रहे थे कि या तो हम रिजर्वेशन और कैंसिलेशन करा रहे थे, है ना। तो यहाँ पर इसको हमने जो है मल्टीपल बबल्स में, दो बबल्स में मैंने डिवाइड कर दिया, रिजर्वेशन प्रोसेस अलग कर दिया और इंक्वायरी प्रोसेस मैंने अलग कर दिया। अब ये है पैसेंजर। अब अगर मैं पैसेंजर की बात करूंगी, तो पैसेंजर जो है वो क्या कर रहा है, रिजर्वेशन प्रोसेस में जा रहा है। रिजर्वेशन प्रोसेस में जाने के लिए इसको जो है क्या करना पड़ेगा, जब यहाँ पे पैसेंजर रिजर्वेशन प्रोसेस में जाएगा तो रिजर्वेशन प्रोसेस फॉलो करेगा, रिजर्वेशन करेगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, टिकट क्या हो जाएगा, यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ठीक है, जब उसने रिजर्वेशन करा लिया तो टिकट क्या हो गया, जनरेट हो गया। इसके साथ साथ जब रिजर्वेशन प्रोसेस होगा तो वो इंफॉर्मेशन किसके पास चली जाएगी, एडमिन के पास भी वो इंफॉर्मेशन चली जाएगी। तो यहाँ पे देखिए किस किस तो रिजर्वेशन प्रोसेस मैंने बना दिया, एक इंक्वायरी मैंने बना दिया, एक टिकट जनरेशन प्रोसेस बन गया, और एक रिपोर्ट टू एडमिन प्रोसेस यहाँ पे बन गया। इसके साथ ही यहाँ पे हमने जो है ये देखा कि जब हम रिजर्वेशन कराएंगे
तो हम अपनी इंफॉर्मेशन उसको देंगे रेलवे को, तो वो कहीं ना कहीं जाकर डेटाबेस में स्टोर होगी। तो ये एक डेटा स्टोर हमने यहाँ पे ले लिया, और ये रिजर्वेशन स्टोरेज में जाकर हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो सारी की सारी स्टोर हो जाएगी। इसी तरीके से इंक्वायरी प्रोसेस है। इंक्वायरी पे आएगा कि भाई हमारी ट्रेन लेट है कि अर्ली है, जो भी कुछ है इस तरीके की इंफॉर्मेशन, तो वो सारी इंफॉर्मेशन भी यहाँ कहीं ना कहीं डेटाबेस में है। सारी ट्रेन्स के बारे में, टाइमिंग्स क्या है, कितने वीक में कितनी बार आती है, किस टाइम आती है, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें भी हमारी यहाँ पे डेटा स्टोर में स्टोर्ड हैं। तो अगर कोई पैसेंजर इंक्वायरी करता है तो वो यहाँ से जो है चेक कर सकते हैं इंक्वायरी प्रोसेस, और वापस इसको इंफॉर्मेशन मिलेगी। और ये किस कहाँ से जो है इसको सारी चीजों को ये चेक करके जो है वापस से कहाँ पे दे देगा, रिजर्वेशन प्रोसेस को ये दे देगा, जिससे कि पैसेंजर को बताया जा सके कि भाई ये जो है इंफॉर्मेशन है। आपको अगर टिकट आप बुक करते हैं तो आपको उसके साथ साथ इन्फॉर्मेशन मिलती है ना कि किस टाइम आपकी ट्रेन जो है वो डिपार्चर कितने बजे का है, अराइवल कितने बजे का है, ये सारी चीजें आपको बताई जाती हैं टिकट के साथ। तो वही सारी चीजें जो है आपको यहाँ से रिजर्वेशन प्रोसेस के थ्रू आपको वो पूरी की पूरी जानकारी दी यहाँ पे जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको लेवल 1 का डीएफडी बोल सकते हैं। उसके बाद में मैं बात करती हूँ यहाँ पे लेवल 2 डीएफडी। तो लेवल 2 डीएफडी की अगर मैं बात करूंगी, तो जिस तरीके से हमने लेवल 1 को क्या करा, लेवल 0 को हमने ब्रेक कर दिया अलग अलग मल्टीपल बबल्स में, तो वो क्या बन गया, लेवल 1 का डीएफडी बन गया। इसी तरीके से अब अगर जो लेवल 1 वाला जो डीएफडी है उसको हम और थॉरली देखें, उसको हम मल्टीपल बबल्स में और ज्यादा डिटेल्ड मैनर में अगर रिप्रेजेंट करें, तो वो क्या कहलाएगा, लेवल 2 का डीएफडी कहलाएगा। एक चीज हमको यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान रखनी होती है कि जब हम डीएफडी बना रहे हैं तो जो नंबर ऑफ इनपुट्स है और जो नंबर ऑफ आउटपुट्स हैं वो हमें मेंटेन करने होते हैं, वो प्रिजर्व रहता है। लाइक अगर जो मेरे को बबल जो शुरुआत में मैंने जितने इनपुट्स दिए और जितने आउटपुट्स आए लास्ट तक, चाहे मैं कितने भी डिटेल्ड डीएफडी बनाती चली जाऊं, किसी भी लेवल पे चली जाऊं, लेकिन इनपुट्स और आउटपुट्स जो है वो काउंट जो है वो मेंटेन रहेगा। ठीक है, सपोज मेरे पास एक बबल ए है और उसमें 2 इनपुट है। ठीक, एक बबल ए मैंने यहाँ पे ले लिया, उसमें मैंने 2 इनपुट ले लिए, x1 और x2, और इसी तरीके से एक आउटपुट ले लिया y। ठीक है, अब इसको जब मैं एक्सपेंड करूंगी, एक्सपेंड मतलब इसका लेवल बढ़ाऊंगी, अब ये लेवल 0 पे है, इसका लेवल 1 बना, 2 बना, लेकिन जो प्रोसेस ए है ना, इसके पास हमेशा 2 इनपुट और एक आउटपुट ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा भी है A has inputs x1 and x2 and one output y, then the expanded DFD that represents A should have exactly 2 external inputs and 1 external output। अंदर आप कितने भी बनाते रहो आपस में प्रोसेसेस में ट्रांजेक्शंस, लेकिन जो फाइनल एक्सटर्नली इनपुट आ रहा है और जा रहा है वो सेम ही रहेगा मैनर। तो यहाँ पे ये आप लेवल 2 का देख सकते हैं जो कि और भी ज्यादा डिटेल्ड है। तो इसी तरीके से जैसे जैसे लेवल इंक्रीज होते चले जाते हैं वैसे वैसे डीएफडीज के जो प्रोसेसेस हैं उनको हम डिकम्पोज करते चले जाते हैं, ब्रेक करते चले जाते हैं, मल्टीपल बबल्स में बनाते चले जाते हैं। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये रिजर्वेशन प्रोसेस जो है हमारे पास वो है यहाँ पे। और ये रिजर्वेशन प्रोसेस में अगर मैं देखूंगी तो रिजर्वेशन प्रोसेस के साथ साथ मैंने और भी जैसे इंक्वायरी मैंने बना लिया था यहाँ पे पहले ही। अब उसमें हमने क्या करा, रिजर्वेशन प्रोसेस में कैंसिलेशन प्रोसेस भी अलग बना लिया, कंफर्मेशन प्रोसेस, सर्चिंग वेटिंग प्रोसेस, टिकट जनरेशन प्रोसेस, रेलवे डिपार्टमेंट क्वेरी प्रोसेस। तो इतने सारे प्रोसेसेस मैंने अलग अलग बना लिए। ये आपकी अपनी सोच पर है कि आप किस तरीके से अपना डीएफडी ड्रॉ कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने ड्रॉ करा है इसी तरीके से आप भी ड्रॉ करेंगे। आपका जैसा प्रोडक्ट है, जिस तरीके से इंफॉर्मेशन फ्लो कर रही है, उसी के बेसिस पे आप डीएफडीज को जो है ड्रॉ करेंगे। तो अगर मैं बात करती हूँ कि पैसेंजर है, अब पैसेंजर ने क्या किया, रिजर्वेशन प्रोसेस में इनपुट दिया। तो जैसे ही उसने रिजर्वेशन प्रोसेस में इनपुट दिया तो यहाँ से रिजर्वेशन प्रोसेस में कहाँ पे जाएगा, आपका क्वेरी प्रोसेस में गया। क्वेरी प्रोसेस में देखा गया कि भाई आपका जो सीट है वो अवेलेबल है भी या फिर नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से जो है बहुत सारी चीजें होंगी। हो सकता है कि वो रिजर्वेशन जो है वो कैंसिल करना पड़े, तो वो कैंसिलेशन प्रोसेस में चला जाएगा। ठीक, और वो यहाँ पे क्या करेगा, कैंसिल टेबल में जाके, कैंसिल टेबल में जाके मतलब डेटाबेस में जाके सीट को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, और ये इंफॉर्मेशन किसको दे देगा, रेलवे डिपार्टमेंट को
दे देगा। रेलवे डिपार्टमेंट क्या करेगा, एक रिपोर्ट जनरेट कर लेगा कि ये सीट्स जो है वो कैंसिल हो चुकी हैं। इसी तरीके से इंक्वायरी हो सकती है ना। और इसी तरीके से जो है आप सर्च कर सकते हो, अगर रिजर्वेशन प्रोसेस के लिए कोई आता है बंदा तो आप सर्च करते हो, और सर्चिंग के बाद आप देखते हो सॉफ्टवेयर ढूंढेगा कि सीट अवेलेबल है या नहीं, अगर है तो कंफर्मेशन हो जाएगा, है ना। रिजर्वेशन तो कंफर्मेशन कैसे होगा, वो क्या करेगा, सीट को रिजर्व कर देगा और कंफर्मेशन हो जाएगी उसके बाद, और कंफर्मेशन होने के बाद टिकट क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। और जनरेट टिकट ये वाला, इसको जो आउटपुट कहाँ पे चला जाएगा, जनरेट टिकट पे चला जाएगा, टिकट जो है वो जनरेट हो गया। इसी तरीके से अगर पैसेंजर जो है वो कैंसिलेशन पे जाता है, कैंसिल करना चाहता है, तो कैंसिलेशन प्रोसेस के बाद भी कहाँ पे जाएगा, वो टिकट जनरेशन पे जाएगा, और टिकट कैंसिल हो चुका है और इसके लिए एक टिकट जनरेट, मतलब क्या होगा, वहां पे एक कैंसिलेशन प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये पूरा का पूरा डीएफडी जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है आपके हर प्रोसेस को। अगर हम लेवल 3 पे जाएंगे तो इससे भी ज्यादा डिटेल होगा, लेकिन अगर मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखूं तो वहां पे हम 0, 1, 2 लेवल तक ही स्टडी करते हैं डीएफडीज को। नॉर्मली लेवल 2 तक के डीएफडी ही हम लोग देखते हैं। तो ये था आपका लेवल 2 का डीएफडी। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। ये था डेटा फ्लो डायग्राम से रिलेटेड एक छोटा सा डीएफडी की किस तरीके से हम डीएफडीज को ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन ये चीज आप ध्यान में रखें कि डीएफडीज जो है ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम ही चीज का, कि अगर जैसा मैंने बनाया है वैसे ही आपका भी बनेगा। उसमें चीज, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे अपनी एक हमारी अपनी एक वे है कि किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन का फ्लो जो है वो दिखा रहे हैं, डेटा का फ्लो हम दिखा रहे हैं। तो वो डिफर कर सकता है, अगर मैं बनाऊं तो कुछ और बने, आप बनाए तो कुछ और बने। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हमारे अलग अलग हैं तो किसी का गलत है, ऐसा नहीं है। हमें ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमें कौन सा सिंबल किस चीज के लिए यूज करना है, और जो स्टार्टिंग में हमने मेन प्रोसेस के लिए जितने इनपुट्स लिए और जितने आउटपुट्स लिए वो हमें मेंटेन करने हैं। बस इस चीज का हमें ध्यान रखना है। बाकी जो अंदर की प्रोसेसिंग है, जैसा हमारा सॉफ्टवेयर है, जैसा हमारा प्रोजेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।